शिव कुमार। टीम बलराम संदेश की तरफ से सभी आगंतुकों का, जो भी पार्टिसिपेंट्स हैं, चाहे वो वैज्ञानिक हैं, किसान हैं या छात्र छात्राएं हैं, सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं और स्वागत करता हूं आज की 53वीं वेबिनार में। जैसे कि आप जानते हैं कि हमने अर्धशतक पूरा कर लिया है और अब बहुत जल्दी शतक की तरफ बढ़ रहे हैं। तो उसी सापेक्ष में आज की जो वेबिनार है वो जलीय पौधों की सफल बागवानी को लेकर के है, और जिसके लिए हमारे बीच में जो मुख्य वक्ता हैं वो एडवोकेट श्रीमती वीणा राव जी हैं। ये ठाणे महाराष्ट्र से हैं और बहुत अच्छा इनको अपने पेशे के साथ साथ जो है जलीय पौधों की खेती कैसे करते हैं, बागवानी कैसे करते हैं और साथ में किचन गार्डन का भी बहुत अच्छा ज्ञान है, जिसका एक अलग से वेबिनार हम नेक्स्ट टाइम करेंगे। तो अभी आज हम जो फोकस करेंगे कि वो जलीय पौधों की सफल बागवानी कैसे करना है, इस पर जो मुख्य वक्ता हैं अपनी वार्ता रखेंगे। मैं मुख्य वक्ता श्रीमती वीणा राव जी का भी हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। और अब मैं जो हमारे गुरुजी हैं श्री प्रणय व्यास सर, जो कि बीज प्रमाणीकरण अधिकारी रह चुके हैं, मैं उनसे आग्रह करता हूं, निवेदन करता हूं कि सर आएँ और बलराम संदेश का परिचय देकर के जो हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं उनको अभिभूत करें कि जिससे हम लोग क्या कर रहे हैं उनको पता चले और किस तरीके से हम जो है अपने वेबिनार्स और दूसरी एक्टिविटी करते हैं। तो मैं सर को आमंत्रित करता हूँ, प्लीज आए सर। प्रणय सर। धन्यवाद शिव सर। आज के इस वेबिनार के मुख्य वक्ता आदरणीय वीणा मैडम और जितने भी वैज्ञानिक गण, उनके साथ साथ में जितने भी विद्यार्थीगण और जितने भी जो है किसान तथा भाइयों और बहनों जो भी जुड़े हैं इसमें, सभी का आज के इस 53वें वेबिनार में मैं स्वागत करता हूं बलराम संदेश की टीम की तरफ से। और बलराम संदेश जो है ये किसानों के द्वारा, किसानों के लिए और किसानों के माध्यम से संचालित एक समूह है जो कोविड की महामारी के इस दौर में सूचना प्रौद्योगिकी का बहुत बेहतर इस्तेमाल करते हुए किसानों से संवाद एवं नवीन अनुसंधान तथा तकनीकी जानकारी को पहचानने का एक माध्यम बना है। इस चीज की स्थापना डॉक्टर देवेंद्र प्यासी ने सन 2015 में की थी। श्री डॉक्टर देवेंद्र प्यासी जो है वैज्ञानिक और प्रभारी अधिकारी हैं ICAR भारत सरकार द्वारा संचालित अखिल भारतीय समन्वित अलसी अनुसंधान परियोजना जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय के क्षेत्रीय अनुसंधान केंद्र सागर मध्य प्रदेश में। इनके साथ में 10 लोगों की और एक टीम है जिसमें वैज्ञानिक, किसान और अधिकारीगण जुड़े हुए हैं जो कि इसका पूरा संचालन करते हैं। वर्तमान में बलराम संदेश से देश के 11 राज्यों के किसान जुड़े हुए हैं और सतत रूप से अपनी खेती को बेहतर बना रहे हैं। सोशल मीडिया के साथ साथ इस प्लेटफॉर्म पर मध्य प्रदेश सहित अन्य राज्यों के वैज्ञानिक तथा शोधकर्ता, छात्र छात्राएं भी जुड़ी हुई हैं। पिछले वर्ष की जो कोविड पेंडेमिक का समय था तो किसानों की समस्याओं को ऑनलाइन निःशुल्क परिचर्चा वेबिनार के माध्यम से करने की हम लोगों ने शुरुआत की है और अभी तक 52 परिचर्चाएं हम सफलतापूर्वक जो है इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से कर चुके हैं। और आज की जो वेबिनार है वो 53वीं वेबिनार है जिसमें हमने अभी तक रबी, जायद और खरीफ की फसलों के विभिन्न आयामों के साथ साथ जैविक खेती से जुड़े विभिन्न विधाएं, अल्प प्रयुक्त फसलों, विलुप्त होती फसलों का समावेश किया है। भविष्य में हमारा जो प्लान है
वो जल संवर्धन एवं मृदा संवर्धन संरक्षण के संबंध में, पशुपालन, जैविक खेती के आयामों के संबंध में, फसलों के प्रसंस्करण और मूल्य संवर्धन के संबंध में, साथ ही युवाओं के कृषि से सहभागिता के साथ रोजगार के अवसर, भविष्य की फसलें, औषधि फसलें और नई फसलों पर भी वेबिनार इस बलराम संदेश के प्लेटफॉर्म के माध्यम से करने के लिए हम कृतसंकल्प हैं। वर्तमान में हमारे साथ व्हाट्सएप ग्रुप, इसके अलावा फेसबुक पर बलराम संदेश का अपना एक पेज है, इसके अलावा इंस्टाग्राम और यूट्यूब के माध्यम से भी हम किसानों के साथ साथ वैज्ञानिक और छात्रों से जुड़े हुए हैं। कृषि के उज्जवल भविष्य के सभी के लिए कामना कर, ये बलराम संदेश सभी के लिए कामना करता है। धन्यवाद। हेलो। हेलो। हाँ हाँ जी जी शिव सर। हाँ जी धन्यवाद सर। इसके साथ ही मुझे ये मौका मिला है कि मैं आदरणीय श्रीमती वीना राव जी का एक परिचय जो है अपने सभी श्रोताओं को दे सकूं। तो मैं डॉक्टर शुभम कुलश्रेष्ठ रविन्द्रनाथ टैगोर विश्वविद्यालय के कृषि विभाग में उद्यान विभाग का सहायक प्राध्यापक हूं। ये परिचय मैं दे रहा हूं आदरणीय श्रीमती वीना राव जी का। श्रीमती वीना राव जी हमारे साथ पिछले करीब 2 सालों से सतत रूप से किसानों की बहुत सारी ट्रेनिंग में समेकित कृषि अभियान के साथ और अब बलराम परिवार का एक अहम हिस्सा रही हैं। आपने 1993 में अहमदाबाद से एल.ए. शाह लॉ कॉलेज से LLB की है। तो बाय प्रोफेशन आप एडवोकेट हैं, लेकिन बाय पैशन जो है वो आप एक हॉर्टिकल्चरिस्ट हैं। जो आपने करीब उम्र बचपन में करीब 5 साल के बाद से ये सफर बागवानी का जारी रखा और शादी के बाद भी आपके परिवार के बहुत बेहतरीन सपोर्ट के साथ आप जब मुंबई महाराष्ट्र में आप सेटल हुई, तो उस दौर के बाद आपने छोटी बालकनी से शुरू हुआ ये शहर में सफर आपका 4 लेयर की सीमित एरिया में शहरी बागवानी के साथ शुरू हुआ और आज की तारीख में एक 1600 स्क्वायर फीट के टेरेस गार्डन के रूप में आपके पास 600 से ज्यादा पौध की प्रजातियों का संवर्धन है, जिसमें मेडिसिनल प्लांट, फूल के प्लांट, शोभाकारी प्लांट पौधे और जलीय पौधे या जितने भी तरह के आप कुछ फल भी इसमें आपके पास हैं जो कहीं छतों पे बागवानी के रूप में देखे नहीं जा सकते हो। और भारत की करीब करीब हर तरह की विभिन्नताओं की पौध की परिचय आपको आपके घर पे शहरी बागवानी में मिल जाएंगी। इसके साथ ही चिड़ियाओं और तितलियों की प्रजातियां भी आपके इस बागवानी की वजह से आपके घर पर उपस्थित हैं। तो आपने हमेशा पारंपरिक ज्ञान और प्राचीन पद्धतियों को, पौध प्रवर्धन को, संवर्धन को साथ में हमेशा रखा, जिससे आपने करीब 3 दशकों से ज्यादा अपने इस दौर के सफर के दौरान जो है आपके व्यक्तिगत शोध अनुभवों में आपने करीब 1000 से ज्यादा परिवारों को छत पर बागवानी, किचन बागवानी और बिना जहर की सब्जियां उगाने या शहरी जीवन में प्रकृति के निकट जो है स्थान बनाए रख सकते हैं, इस पे प्रशिक्षण दिया है। इसके साथ ही बहुत से संस्थानों जैसे नंदनवन, पर्यावरण दक्षता मंच, थाने म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में आपने 4 सालों तक एक्सीलेंस अवार्ड प्राप्त किए हैं और चार्टर्ड अकाउंटेंट एसोसिएशन, आर्ट ऑफ लिविंग की कई सारी ब्रांचों और कुछ कॉरपोरेट्स के लिए भी आपने विभिन्न विषयों पर, बागवानी विषयों पर जो है आपने समय समय पर लेक्चर दिए हैं। तो आपके पास आज की तारीख में करीब 100 से ज्यादा जो है जली पौधे, जिसमें कमल, लिली या अन्य जली पौधों की प्रजातियां हैं, इस विषय से संबंधित रखते हुए आज का ये लेक्चर है, ये आपको बलराम संदेश की तरफ से आमंत्रित किया गया है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका और बहुत स्वागत है आदरणीय वीना राव जी।
पद्मानने जी, पद्मविपद्मपत्रे आप आवाज सुन पा रही हैं? प्रिये पद्मदलायताक्षी विश्वप्रिये विष्णुमनोनुकूले त्वत्पादपद्मं मयि सन्निधस्त्वा। सभी किसान भाइयों बहनों को मेरा नमस्कार। आज हम जलीय पौधों के बारे में जानकारी लेने वाले हैं। बलराम संदेश की सारी टीम को मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद मुझे ये मौका देने के लिए। और जलीय पौधों के बारे में शायद कमर्शियल खेती के हिसाब से देखेंगे तो हम आर्थिक रूप से इतना ज्यादा उसको एक्सप्लोर नहीं कर पाए हैं अभी तक भारत में जितना होना चाहिए। हमारे पास दलदल वाली जमीन भी बहुत ज्यादा प्रमाण में है जिसका ज्यादा उपयोग कुछ नहीं हो पा रहा है। तो अगर किसान उस पर थोड़ा ध्यान रखे और उसमें क्या क्या फसलें ले सकते हैं तो उसका भी हम बहुत अच्छा आर्थिक योगदान दे सकते हैं, देश के लिए भी अपने खुद के लिए भी। तो यहाँ इसमें जलीय पौधों में सबसे ज्यादा जो प्रचलित है वो है कमल की खेती। कमल की छत्तीसगढ़ में बहुत बढ़िया खेती होती है। अगर आप जाने तो इंदिरा गांधी विश्वविद्यालय रायपुर छत्तीसगढ़ से एक डिस्ट्रिक्ट है धमतरी बोल के, और वहां पे एक कम्युनिटी है धीमर कम्युनिटी, ये इसकी बहुत अच्छी खेती करती है। और इसके सारे जो विभिन्न अंग है, फूल के क्राउन बोलते हैं जो जिसका ग्रीन कलर का वो रहता है और हरे रंग का उसका ऊपर का फल जिसको बोलते हैं केसर रहता है, जो पराग बोलते हैं उसको केसर के रूप में ये किया जाता है। उसके पत्ते रहते हैं उसका गुलकंद बना जाता है। जो डंडिया है उसका और फूलों की पत्तियों का सब्जियों में भी उपयोग होता है, दवाइयों में भी उपयोग होता है। और उसका जो राइजोम बोलते हैं जो नीचे जमीन की तरफ मूल ट्यूबर्स रहते हैं उसका तो भाजी के रूप में उपयोग होता है, सभी किसानों को पता ही होगा। उसके जो बीज रहते हैं जिसको हम कमल ककड़ी बोलते हैं उनका सबसे ज्यादा उपयोग पूजा में होता है, हवन में होता है और खाने के लिए भी यूज होता है। तो अगर इसके सारे अंगों का इतना अच्छा उपयोग होता है फिर भी हमने इतनी किसानी में इसको आगे नहीं ले पाए जा रहे हैं कि जितना होना चाहिए। और इसकी खेती बहुत आसान है, ये कोई भी एसिडिक कितनी भी हो या अल्कलाइन कितनी भी हो ऐसी पानी की इसमें भी बिना किसी तकलीफ के आसानी से ये पौधा उगाया जा सकता है, अपने आप फैल जाता है। तो इसमें कुछ ज्यादा हमको खेती में काम नहीं करना पड़ता है, पोषण की इसको बहुत जरूरत ज्यादा नहीं होती है। सामान्य अपना गोबर खत और वर्मी कंपोस्ट अगर हम आर्थिक रूप से कमर्शियल रीत से खेती कर रहे हैं तो उतना ही काफी हो जाता है। इसको बहुत ही जल्दी इसका फैलाव होता है। कुछ प्रजातियां ऐसी है जो बाहर से आई हुई है, भारत के बाहर की प्रजातियां, इनको सुशोभन जैसे हम लोग लगाते हैं या छोटी छोटी बागवानी में उसको लगाते हैं। पहले मैं वो मेरे टेरेस पे जितनी भी छत पे जितनी बागवानी मैंने की है उसकी थोड़ी आपको झलकियां दिखाती हूँ, उसके बारे में कुछ बताती हूँ। कमल की कितनी प्रजातियां हो सकती है, ऐसे तो बहुत सारी प्रजातियां है। कुछ मैंने टेरेस पे की है जो आप देख सकते हैं कि छोटे छोटे टब है, कुछ बड़े टब है मीडियम साइज के, उसमें भी हम उगाए जा सकते हैं। ये जो आप देख रहे हैं वो 256 पेटल्स 256 पंखुड़ी का कमल है। आप देख सकते हैं इसकी कली अपने आप में कितनी बड़ी है और फूल कैसा है। कमल में एक बहुत विशिष्टता है कि ये आर्थिक रूप से भी, सुंदरता के रूप से भी, दिव्यता के रूप से और औषधीय रूप से, इन चारों रूप से ये बहुत ही महत्वपूर्ण फूल गिना जाता है। और शायद यही वजह है कि हमारे देवी देवताओं को बहुत ज्यादा इसी फूल के बारे में उन्हीं का आसन बनाया गया है, उन्हीं को लक्ष्मी जी के हाथ में दिया गया है, क्योंकि ये धन का और संपत्ति का और सबसे ज्यादा फर्टिलिटी मतलब आगे प्रजनन के लिए ये सबसे ज्यादा औषधीय गुण रखता है। इसीलिए ज्यादातर देवियों के आसन में ये कमल के फूल की ये बताई जाती है। ये भी वही 256 लोटस के पूरे खुले हुए अंग आप देख सकते हैं। यहाँ पे क्राउन में पीले कलर का बीच में आपको दिख रहा है और उसके आजू बाजू केसर जैसी पोलन्स दिख रही है, ये कमल केसर कहा जाता है। अगर आयुर्वेदिक के बारे में जिन लोगों का यहाँ पे
जानकारी रहेगी उनको पता होगा कमल का केसर बहुत महंगा मिलता है, और ये जिन लोगों को बच्चे नहीं होते हैं उनके लिए औषधि उपयोग में लिया जाता है। कमल की पंखुड़ी का गुलकंद बनाया जाता है जिनको डाइजेस्टिव सिस्टम की, यानी कि खुराक की नली की कितनी भी तकलीफ हो, अल्सर हो, चांदे हो उसमें, या बहुत एसिडिटी रहती हो, उनको ये कमल की पंखुड़ी का गुलकंद खिलाया जाता है। अब देखते हैं कि टब में वो 6 से 8 फीट, तालाब में तो 8 फीट से ऊपर चले जाते हैं, पानी से ऊपर खिलते हैं। हम जलीय पौधों में बाद में इसमें वाटर लिली लेने वाले, जिसको पोएना बोलते हैं, पर वो उसमें और इसमें क्या अंतर है वो भी आपको दिखाई देगा। आप देख रहे हैं कि इसमें टब से कितने ऊपर उठ गए हैं, पानी को छोड़ देते हैं। जब पहला पौधा पानी छोड़ता है तब हमको एक इंडिकेशन मिलता है कि ये अभी फूल आने की तैयारी में है पौधा। जब तक फूल आने की तैयारी में नहीं होता है, पानी को छोड़ता नहीं है, पत्ता ऊपर नहीं आता है। तो ये आप देख सकते हैं कि ये छत पे कितने सुंदर दिख रहे हैं। तो कोई भी अपनी बागवानी में इसको शामिल कर सकता है, किचन गार्डन में शामिल कर सकता है। उसकी सीजन जनरली मार्च से शुरू होती है। अलग अलग प्रजाति की थोड़ी एक आध महीना 15 दिन की सीजन आगे पीछे हो सकती है। मार्च से लेके वो सबसे ज्यादा जून जुलाई में रहता है पीक पे, और बाद में अगस्त तक आता रहता है। ये एक दूसरी वैरायटी है कमल की जिसको फॉरेनर बोलते हैं। ये अपने देश की वैरायटी नहीं है, बट सुंदर छोटे टब में भी खिलने वाली वैरायटी है। ये उसी का आप देख सकते हैं कि ये बहुत ही छोटा टब है। ज्यादा से ज्यादा इसकी हाइट आधा फीट है और उसकी लंबाई 12 इंच से ज्यादा नहीं है, तो उसमें भी ये आ सकते हैं। ये माइक्रो लोटस है, सबसे छोटा लोटस। ये लगभग 8 इंच के पॉट में भी इतनी आसानी से आ सकता है। ये दूसरा है, इसको ड्रॉप ब्लड भी बोलते हैं और हार्ट ब्लड भी बोलते हैं। इसकी कलर बहुत ज्यादा गहरी खून जैसी रहती है और इसीलिए उसको हार्ट ब्लड या ड्रॉप ब्लड बोलते हैं। आप देख रहे हैं कि उसके पंखुड़ी में अंदर की तरफ से भी आपको वो क्राउन दिखता होगा जिसमें केसर के पोलन से। ये भी बहुत उपयोगी गुलकंद के लिए माना जाता है। ये उसी का पूरा खिला हुआ कमल दिख रहा है। ये एक स्नो वाइट वैरायटी है, ये भी दूसरी वैरायटी है। ये सारी जो वैरायटी मैं बता रही हूँ ये सारी आप टब में लगा सकते हैं। छत पे जो दिखाई दे रहा है ये मेरे टेरेस पे आपने इतनी पंखुड़ी में इतने बड़े भी आराम से आ सकते हैं। ये जो है वो येलो पोनी बोलते हैं इसको। येलो पोनी की खासियत ये है कि आप देख सकते हैं कि सेंटर में आपको 4 अलग से दिखाई देंगे सीड। जनरली कुछ कुछ पौधों में बीज बनते हैं, कुछ कुछ में नहीं बनते हैं। जिसमें बीज नहीं बनते हैं उनमें ट्यूबर बहुत स्ट्रांग होते हैं, बहुत मोटे होते हैं, जिससे आप भविष्य में अगर टब निकालते हो, जब भी 2-3 साल के बाद में ट्यूबर की अच्छी सी ग्रोथ हो गई है तो उसमें से आपको ट्यूबर्स मिल सकते हैं। आप उसका खाने में उपयोग भी कर सकते हो या उसको फर्दर मल्टीप्लाई करने में उपयोग कर सकते हो। ये भी येलो पोनी की एक वैरायटी आप देख सकते हो। उसकी कली से आपको उसका कली और पत्तों से काफी एक्सपर्ट लोग बता सकते हैं कि ये कौन सी वैरायटी की रहेगी। येलो पोनी में एक और खासियत यह है कि छोटे से टब में भी ये बहुत सारी एक साथ है ब्लूम देता है। आप देख सकते हैं कितनी सारी कलियां भी है, फूल भी है, एक के बाद एक आते रहते हैं। बीज आपको दिखाई देता होगा, पंखुड़ियां गिर जाती है पकने के बाद में और इस तरह से बीज आने लगते हैं। ये ऐसी दूसरी कमल की वैरायटी है। इसमें भी बहुत ही सुंदर पंखुड़ियां कोमल रहती है, पर ये एक वैरायटी ऐसी है जिसकी पंखुड़ियां अगर बहुत स्ट्रॉन्ग सनलाइट है, अगर आपकी सीधी गर्म हवा भी लग रही है तो ये पंखुड़ी आप देख सकते हो कि हल्की सी मुरझा जाती है। इसको गर्म हवा, सीधा सूर्य प्रकाश चलेगा पर गर्म हवा नहीं चलेगी। ये ऐसा बटर स्कॉच की एक अलग वैरायटी है। आप देख सकते हैं हल्का पीला रंग लिए हुए है ये। इसमें बहुत ही जल्दी पूरा खिल जाता है ये। कुछ कुछ कमल की वैरायटी धीरे धीरे खिलती है और ये 1 ही 2 घंटे में पूरा सा पूरा खिल जाता है। ये ऐसी 1001 पंखुड़ी की वैरायटी है। आप देख सकते हैं कि इसके लोटस की पूरी वजन ही इतनी ज्यादा दिख रही है। आप उसका
पत्तों का साइज भी देख सकते हैं कि कैसे बड़े पत्ते हैं और 1001 पेटल गिनी जाती है पंखुड़िया। और इसके पत्तों को काटकर इसी को भोजन के लिए यूज किया जाता है। इतने बड़े पत्ते होते हैं इसके। ज्यादातर जहाँ कमल की खेती होती है वहां कमल के पत्तों का इसी तरह थाली के जैसे या हमारा कंटेनर जैसे उसको उपयोग में लेते हैं। ऐसी है दूसरी, बहुत मल्टीपल पेटल्स, मतलब बहुत सारा पंखड़ियां, जिनकी पंखड़ियां लगभग 20-25 से ज्यादा है, ऐसी बहुत सारी प्रजातियां रहती है। अभी आपको ये जो राइट स्क्रीन पे दिख रहा है जिसमें बीज बीच में दिख रहे हैं उसको वसुकी बोलते हैं। आप देख सकते हैं उसमें बीज बहुत ही यूनिफॉर्म तरीके से फॉर्मेट होता है और इसी की ये खास खासियत है, ये पहचान है कि ये वसुकी का है। और आपके दाहिने हाथ पे जो दिख रहा है वो ग्राउंड मास्टर है। इसकी विशेषता ये कि बहुत ही सुंदर है ये, और इसमें मधुमक्खियां बहुत आती है। इसका इस तरह से बीज का फॉर्मेशन होता है। अभी आप देखिए जब बीज बनता है तो कमल का फूल का खिलना थोड़ा सा रुकता है बीच में, जिसको हम डॉर्मेंसी बोलते हैं। वहां पे अगर आपके पास तालाब है तो बीज बहुत अच्छे बनेंगे, बट आपके पास अगर टब में डाला है आपने एक, ये तो 1 या 2 बीज बहुत अच्छे आएंगे। बाकी सारे बीज आप देख सकते हैं इसमें कि एक बीज बहुत अच्छे से बना है और बाकी सब वीक बीज है। तो ये जो आपको छोटे छोटे और पतले बीज दिख रहे हैं ना, वो जर्मिनेट नहीं होने वाले हैं। और ये जो एक बीज ऊपर की तरफ जो दिख रहा है वो सबसे ज्यादा हेल्दी बीज है, बढ़िया है, वो जर्मिनेट हो सकता है। तो जब हम बीज से कोई भी पौधा उगाने की कोशिश करते हैं तो ऐसे छोटे छोटे या अनहेल्दी पतले बीज नहीं लेने के, एकदम अच्छा तंदुरुस्त बीज पसंद करना है और उसी को उगाना है। अभी हम खेती के बारे में बात करेंगे तो धमतरी मैंने जो बताया जिला, उसकी ये एक तस्वीर है। ये हमने देख सकते हैं आपकी, इसकी कमर्शियल खेती किसान कैसे कर सकता है। जिन लोगों को कीचड़ का बहुत ज्यादा पार्ट मिल सकता है या जिनके पास ऐसी जमीन है कि जहाँ पे फसल लेना थोड़ा ज्यादा मुश्किल हो रहा है, तो वो अपना प्लास्टिक बिछा के आर्टिफिशियल तालाब बना सकते हैं और उसमें कमल की खेती कर सकते हैं। कमल के हर एक अंग की बहुत अच्छी कीमत है। आप देख सकते हैं कि यहाँ नीचे ट्यूबर्स के लंबे लंबे ये बंधे हुए हैं, जिनका उपयोग सब्जी बनाने में, करी बनाने में, चिप्स बनाने में वगैरह होता है और मार्केट में बहुत अच्छे प्राइस में जाते हैं। 20 रुपये से लेके 150 रुपये प्रति किलो के हिसाब से ये जनरली बिकता है। और फूल भी आपको सबको पता होगा कि जब भी त्योहारों की सीजन आती है तो कमल के फूल कितने महंगे होते हैं। 10 रुपये से लेके 100 रुपये तक की रेंज में कमल के फूल बिकते हैं। तो ये एक किसान के लिए आमदनी का बहुत अच्छा स्रोत बन सकता है, जिसमें इसे ज्यादा कुछ करना नहीं है। सिर्फ उसको 3-3 महीने में एक बार ट्यूबर निकालना है, एक बार फूल की लेनी है, एक बार सीड्स के लेने हैं। ऐसा बीज फूल और ट्यूबर की 3-3 महीने में एक बार अपने आप में कमाई हो जाती है। तो ये एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। अभी एक ये कमल की हमारी खेती के बारे में और आर्थिक रूप से क्या सहाय हो सकती है उसके बारे में बात की हमने। अभी ये है कि इसमें तकलीफें क्या क्या आती है, डिसीज क्या आते हैं। अगर आप तालाब में कर रहे हैं तो वहां पे बहुत सारे जलीय बायोडाइवर्सिटी कंप्लीट होती है, उसमें तो बहुत सारे जलीय जीवचर होते हैं जो एक दूसरे के ऊपर निर्भर करते हैं। तो हमारी अपने जलीय दूसरे जो नुकसान करने वाले हैं उनके कंट्रोल अपने आप हो जाता है। अगर आप उसमें कोई ऐसी दवाइयां नहीं डाल रहे, तो केमिकल नहीं डाल रहे, तो ज्यादातर तालाब में कुछ दिक्कतें आती नहीं है। बट अगर आप टब में कर रहे हैं, छत पे कर रहे हैं, या छोटी सी तालाब है जिसमें प्लास्टिक डाल के कर रहे हैं, जिसमें ज्यादा जलचर या बायोडाइवर्सिटी नहीं है, अपने आप कुदरती नहीं है, तो वहां पे आपको देखिए पत्ता मैंने उल्टा किया हुआ है, उसके पीछे आपको दिख रहा होगा ये स्नेल्स की कॉलोनीज है, जिसको गोकल गाय बोलते हैं हमारे में। उसकी ये सब कॉलोनी अंडे है उसके। अगर आप देखेंगे तो हर पत्ते के पीछे ऐसा बन जाता है। ये हमको अगर छत की बागवानी कर रहे हैं तो उसको आइदर हैंड रिमूवल करना है रब करके, नहीं तो वो पत्ता हल्का सा ऊपर से काटना है। नहीं तो पत्ता अगर आपने नीचे पानी की तरफ से काटा तो उसमें से पानी अंदर जाएगा और सड़ जाएगा।
इसलिए आपको हल्का ऊपर से काट देना है। अगर बहुत है, कुछ नहीं है, तो आपको हल्का सा उसको मसलना है, ये कॉलोनी बिखर जाएगी और वो कंट्रोल हो जाएगा। दूसरा, स्नेल का ऐसा है कि वो शाम को अगर आप 7 बजे देखेंगे तो वो सबसे ज्यादा मूवमेंट उनका होता है। तो टॉर्च लेके फिजिकल आपको उसको रिमूव करना है। तो हम हाथ से रिमूव करेंगे, उससे बढ़िया कॉलोनी कंट्रोल करने का कोई काम नहीं है। हो सके तब तक दवाइयां मत डालें। तालाब में ज्यादातर तकलीफें नहीं आती है क्योंकि दूसरे जीव उसको खा जाते हैं। ऐसा ही अभी ये टब में आप दिख रहा होगा कि आलगे, लील जिसको बोलते हैं हम, तो ये बहुत सारा हो जाता है जब टब में धूप में छोटी साइज में पानी रहता है तभी। और बहुत सारे पत्ते आ गए, उनके बहुत सारे बच्चे आ गए। अगर बहुत सारे ऐसे पत्ते और बच्चे आ गए हैं छोटे छोटे, अगर कमल के या लिली के, तो फूल आना बंद हो जाएगा। क्योंकि हमारे जैसे बताते हैं कि वेजिटेटिव ग्रोथ हो गया, तो इसलिए नहीं हो पाएंगे फूल। और ये हरी जो algae है वो भी उसको रोकेगी और वो अपना प्रकाश संश्लेषण का काम करने के लिए पानी में गर्मी पैदा करेगी। पानी में गर्मी पैदा करेगी तो ये आगे फूल होने नहीं देंगे, क्योंकि कमल को और वाटर लिली को पानी एकदम ठंडा चाहिए। तो आपको थोड़े थोड़े समय में ये algae को हाथ से निकालना है। ये एक बात हो गई उसके रोगों की। बाकी कमल में और इसमें ज्यादा रोग नहीं आते। अब अगर आप टब में कर रहे हैं, छत पे बागवानी कर रहे हैं, तो आप देखिए कि टब की साइड धीरे धीरे ऐसी हो जाएगी, 2 महीना 3 महीना में ऐसा हो जाएगा। तो आपको उसको थोड़े थोड़े टाइम में, अगर कमल है तो आपको साल में 1 बार, और अगर वाटर लिली है तो साल में 2 या 3 बार इस तरह से पूरा पानी खाली कर देना है और निकाल के पूरा इस तरह से घिस देना है। देखिए आपने, मैंने पहले का फोटो भी बताया है, फिर घिसने के बाद का फोटो आप देख रहे हैं। इतना क्लीन करके वापस इन सबको रीपॉटिंग करना है। रीपॉटिंग के समय आपको एक्स्ट्रा जितने भी है ट्यूबर्स वो सब निकाल देने हैं। 1 या 2 रख के आपको फिर से उसको रीपॉटिंग करना है, पर टब इतना क्लीन होना चाहिए। ऐसा करेंगे तो आपको सालों साल तक कोई और दिक्कत नहीं आएगी। आप अगर ये गंदा टब में कंटिन्यूस रहेगा पौधा, तो धीरे धीरे वो फंगल इन्फेक्शन से और इससे सडन पैदा करेगी और मर जाएगा। अभी आप देख सकते हैं कि जब भी हम टब में से बाहर निकालेंगे तो इस तरह के ट्यूबर्स उसमें निकलेंगे आपको। अभी कुछ ट्यूबर्स, कुछ कमल की वैरायटी ऐसी है जो गोल ट्यूबर बनाते हैं। आप देख सकते हैं इसमें कि गोल गोल के थोड़े ये रहे हैं। जब आप इनको निकालते हैं तो अलग कर लीजिए, अपने आप ही आधे तो अलग हो जाता है जब वो मैच्योर हो जाता है। फिर उसको धो लीजिए, अच्छे से रब कर लीजिए और पानी में फ्लोट करने दीजिए। पानी में जब तैरता रहेगा सूर्य प्रकाश में, तब अपने आप उसमें से नए पौधे निकलेंगे। इसी तरह से कुछ ट्यूबर्स लंबे बनाते हैं, कुछ देशी वेराइटियां रहती है वो ज्यादातर लंबे ट्यूबर्स बनाती है। तो ये दोनों ट्यूबर की वेराइटी बताई मैंने, जो आपको कमल के 1 साल के बाद में निकलेंगे। कभी कभी हम 2 साल के बाद में तालाब में निकालते हैं। तो ये सब लंबे लंबे ट्यूबर्स निकलते हैं, जिनको मार्केट भी बहुत अच्छा रहता है, बेच सकते हैं आप। उसमें से बहुत सारे होटलों में तो ये बहुत ही डिमांड में, आप दिख सकते हैं इसमें कि किस तरह से चिप्स के लिए वो काटा जाता है, करी के लिए काटा जाता है। इनको बनाने के वक्त में ये जो आप देख रहे हैं कि अंदर छोटे छोटे होल्स दिख रहे हैं, छेद दिख रहे हैं, उसमें बहुत सफाई करनी पड़ती है। ये ट्यूबर को पूरा प्रेशर से पानी से साफ करना पड़ता है, उसके बाद में उसको यूज करते हैं क्योंकि ये कीचड़ में रहता है। इसी तरह से ये कमल में आप देख रहे थे, उसको ऊपर का जो मुकुट जैसा क्राउन जिसको बोलते हैं, उसको कच्चा भी खाया जाता है फल के रूप में। उसकी भाजी भी बनाई जाती है, करी बनाई जाती है। पत्तों में से मैंने जैसे बताया गुलकंद बनाया जाता है, उसके भी बहुत अच्छे पकौड़े बनते हैं। केसर मैंने जैसे बताया, ऐसा बहुत सारे औषधीय उपयोग में आते हैं। और इसके बीज अगर आप देखेंगे तो, अगर उसको थोड़ा सा घिसेंगे, अंदर की तरफ से खोलेंगे, तो थोड़ा सा सफेद जैसा हल्का अपना चमड़ी के कलर का निकलेगा। स्वाद में भी बहुत अच्छा रहता है वो। खाने के लिए इसको फर्टिलिटी बढ़ाने का स्रोत माना जाता है, इसलिए बहुत सारे औषधीय उपयोग भी इसके हैं। ज्यादातर अगर आपको मालूम होगा तो राजस्थान गुजरात में एक गौरी व्रत करने का रिवाज है, जिसमें वो वक्त में 5 दिन में कन्याओं को खास करके ये कमल ककड़ी खिलाने का रिवाज है, क्योंकि ये फर्टिलिटी के साथ बहुत ज्यादा जुड़ा हुआ है। अभी कमल का फूल गिरने के बाद, पंखड़ियां सब गिरने के बाद, इस तरह से ये पूरा बीज का क्राउन तैयार होता है। आप देख सकते हैं इसमें कुछ बीज विकसित है, कुछ बीज विकसित नहीं है। और
जो विकसित नहीं है वो अपने आप ही थोड़े टाइम में गिर जाएंगे पानी में। जो विकसित बीज है वो बहुत अच्छी तरह से पॉड में ही रहेंगे। आप उनका काट के आप ले सकते हैं और बाद में इकट्ठे कर सकते हैं। एक यहाँ पे मैं आप सबसे शेयर करना चाहूंगी कि बहुत ही ज्यादा गलतफहमी सब में चल रही है कि जो कमल के बीज होते हैं उसी से मखाना बनता है। ये सही बात नहीं है। ज्यादातर अगर आप नेट में भी सर्च करेंगे या कोई यूट्यूब में देखेंगे या अगर आप डालेंगे कि कमल के सीड या मखाना, तो तुरंत आएगा कि कमल के बीज में से बनता है मखाना। ऐसा नहीं है। कमल के बीज अलग है और मखाना अलग है। मखाना जिसमें से बनता है वो मखाना का पौधा ये है। ये पौधा बहुत ही अलग है कमल से। आप अगर देखेंगे कि कमल के पौधे को कहीं पे भी कांटे नहीं होते और सीधा पत्ता होता है इसका। आप इधर दिख सकता है कि इसको बहुत रिंकल से इसका पत्ता 1 मीटर तक की लंबाई पकड़ता है और इसके नीचे बहुत ज्यादा नोकीले कांटे होते हैं। बिहार में इसकी खेती बहुत की जाती है और इसका फूल लगभग कमल के फूल जैसा ही रहता है। इसके बीज में बहुत सारे एक साथ लगभग 400 से 500 बीज एक साथ मिलते हैं इसके फूल में, और ये बीज से मखाना बनाया जाता है। तो मतलब जिन लोगों को ये गलत फहमी है कि मखाना कमल के सीड से बनता है, बीज से बनता है, ऐसा नहीं है। मखाना फूल अलग ही है, बीज अलग ही है। तो ये एक थोड़ा जिसको पता नहीं है उसके लिए खास कवर किया था। मखाना की खेती भी बहुत फायदेमंद खेती है। अपने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने इसकी खेती के बारे में बहुत बड़ा लेक्चर भी दिया था। अभियान चलाने के लिए बिहार के लोगों को कहा था, क्योंकि इसकी पौष्टिकता बहुत ज्यादा है। किसान इसमें बहुत अच्छी कमाई कर सकता है। इसको हम एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। तो इस हिसाब से इसकी खेती को बहुत सारी सरकारी मदद भी मिल रही है। अभी हम आते हैं दूसरे जलीय पौधे पे। ये हो गई बात हमारी कमल की। अभी कमल के बारे में मैंने बताया, ऐसा पत्ते से लेके हर एक अंग का आपको आर्थिक लाभ हो सकता है, औषधीय लाभ तो है ही है। और दूसरी बात एक और है कमल में कि उसके बीज को इतना उपयोग, उसके बीज का महत्व क्यों बताया गया है, भगवान के साथ रिलेटेड क्यों कहा गया है उसको। कमल का बीज एक ऐसा बीज है कि जिसको अगर आपने पानी में डाल दिया, कहीं जमीन पे गिर गया, कहीं पे भी वो रहा, अपने आप में पड़ा रहा और उसको उगने का अनुकूल वातावरण नहीं मिला, उसको जर्मिनेट होने का अनुकूल वातावरण नहीं मिला, तो वो 1000 साल तक भी पड़ा रहेगा। तो 1000 साल के बाद में भी अगर उसको अनुकूल वातावरण मिलता है तो वो पौधा उग जाता है। इतनी बीज की क्षमता किसी और पौधे में नहीं है। शायद इसीलिए इसको ईश्वर के साथ में जोड़ा गया है कि 1000 साल के बाद में भी जर्मिनेट करने का वो कैपेसिटी रखता है। और यही वजह है ये फर्टिलिटी के साथ जोड़ा गया है। अब हम आते हैं दूसरे जलीय पौधे पर, और वो है वाटर लिली, पोएना जिसको बोलते हैं। कमल से थोड़ा सा वो अलग है। मैंने ये स्लाइड में आपको दिखाया कि ये राइट में जो है वो कमल के पत्तों पे पानी है। आप देख सकते हो कि कमल के पत्ते में सेंटर हमेशा जो केंद्रीय भाग है वो थोड़ा सा प्रकाशित होता है, प्रकाश का पुंज होगा वैसा दिखेगा आपको, और उसी में से सारी नसें निकलती है। आप कमल के पत्तों पे पानी रखेंगे तो इस तरह से वो पानी दिखेगा आपको मोती की तरह, वो चिपकेगा नहीं। कमल के पत्ता पानी को बिल्कुल अपने आप में एब्जॉर्ब नहीं करता। इसलिए हमारे धर्म में कहा जाता है कि जीवन कमल के पत्तों की तरह रखें, कि आपको रोग, द्वेष, मोह, माया किसी चीज को अपने आप में अंदर नहीं आने देना है, ये सब बाहर ही रखना है। इस तरह से कमल के पत्तों के जैसा जीवन रखना है। तो ये एक रीजन है। आप लेफ्ट साइड में देख सकते हैं कि ये वाटर लिली के पोएने के पत्ते हैं। आप देखो कि उसमें पानी किस तरह से जुड़ गया है पानी एक, और वो पत्ते पानी से ऊपर ज्यादा नहीं आते, आधे फीट से ज्यादा ऊपर नहीं आते। वो उस पे पानी कमल की तरह रुकता नहीं है, वो अपने आप को गीला कर लेता है। तो ये एक मेजर डिफरेंस है वाटर लिली और कमल के इसमें। अब देखिए ये मेरे टेरेस पे अलग अलग कमल, वाटर लिली सब का एक फोटो है। एक दूसरा मेरी सहेली के छत का है। अभी ये वाटर लिली के लिए मैं आपको बताऊं कि कमल और वाटर लिली में लगाने में आपको क्या डिफरेंस है। जिनको अभी अभी शुरू करनी है बागवानी में और शौकिया तौर पे लगाना है, ज्यादा कुछ पता नहीं है, तो उनको वाटर लिली से शुरू करने का। कमल में थोड़ा सा हमको टेक्निकल काम करना पड़ता है।
वाटर लिली में ऐसा कुछ नहीं है। छोटे से छोटे गमले में भी कुछ प्रजातियां ऐसी है जो आ जाती है। आप देख सकते हैं इसमें ये गमला माहिर 6 इंच से ज्यादा हाइट नहीं है उसकी, मिट्टी का गमला है और इसमें 2 प्रजाति डाली हुई है मैंने, दोनों फ्लावरिंग कर रही है। ये आप देख सकते हैं एक दूसरी प्रजाति का वाटर लिली है। इसमें भी आप देख सकते हैं कि दूसरे जलीय पौधे भी साथ में उगे हैं, तो अपने आप में ही ये एक गुलदस्ते की तरह तैयार हो जाता है। हमको आर्टिफिशियल गुलदस्ते लेने की जरूरत ही नहीं, कुदरत अपने आप तैयार कर लेती है। ये एक पीले कलर की वाटर लिली है, येलो वाटर लिली। ये सबसे ज्यादा फ्लावरिंग देती है साल भर, लगभग 8 महीने इसकी फ्लावरिंग चालू रहती है। इसमें कोई आपको परेशानी होगी नहीं। जिसको कुछ नहीं आता है वो भी एक पानी में डाल के रख दिया इसको, तो ये अपने आप में फ्लावरिंग होती रहती है। कमल और वाटर लिली के लिए एक बहुत जरूरी बात यह है कि उसको फुल सनलाइट चाहिए। पूरा सूर्य प्रकाश सुबह से लेकर शाम तक खुला मिलना चाहिए। ऊपर कोई भी पेड़ पौधे की छाव नहीं पड़नी चाहिए, कोई ग्रीन कपड़ा नहीं होना चाहिए, कोई शेल्टर नहीं होना चाहिए। तो ये एक खास बात है कि उसको खुले आसमान की जरूरत है। दूसरा ये है, आप देख सकते हैं कि एक कोलोराडो लिली है, एक जैकापोंग लिली है। ये सब अलग अलग प्रजातियां है वाटर लिली की। इसमें भी दूसरी एक 2 प्रजाति है। ये दोनों टेरेस पे हैं। आप अगर राइट साइड में देख रहे हैं वो बहुत ही सुंदर शेडेड वाटर लिली है जो आपको 6 इंच हाइट वाले मिट्टी के पॉट में लगी हुई है। ये दोनों भी वैरायटी 6-6, 8-8 इंच के मिट्टी के पॉट में लगी हुई है। बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग देती है। ये है एक अलग प्रजाति जो रात को खिलती है, नाइट ब्लूमिंग बोलते हैं जिसको। इसमें एक सफेद कलर का भी पौधा आता है। सबसे आसान, ये भी पीली वाटर लिली की तरह रात की अगर आपको चाहिए खिलने वाली, जो सुबह 11 बजे तक खिली हुई रहती है, ये नाइट ब्लूमर आप लगा सकते हैं। बहुत आसानी से उग जाती है और बहुत सुंदर दिखती है। ये एक ब्लैक प्रिंसेस बोल के एक अलग प्रजाति है। ये जैसी जैसी गर्मी या ठंडी का वातावरण है उस हिसाब से इसके कलर में थोड़ा बदलाव आता है। अगर आपके वहां पे ठंड ज्यादा है तो ये काला कलर ज्यादा पकड़ेगा, अगर ठंड कम है तो वो लाल कलर ज्यादा पकड़ेगा। तो ये ब्लैक प्रिंसेस की प्रजाति है। ये सियाम जास्मिन है। ये बहुत ही सुंदर वैरायटी है और ये वजन में बहुत ज्यादा है। अगर आप इसकी कली पकड़ेंगे तो दूसरे सब प्रजाति से लगभग 5 से 6 गुना वजन वाली ये कली रहती है। पत्ते भी इसके थोड़े वैक्सी लुक वाले, शाइनिंग वाले रहते हैं। और इसका सबसे ज्यादा, सारी जितनी भी प्रजातियां वाटर लिली में है इनमें से इसका औषधीय गुण ज्यादा है। इसमें एक हल्की सी खुशबू भी आती है और ये बहुत ज्यादा देर तक अगर आप काट के रखते हैं कट फ्लावर जैसे, तो भी बहुत ज्यादा देर तक खिला हुआ रहता है। ऐसी ये दूसरी लेफ्ट साइड में आपको जो दिख रही है वो ड्यूबेन प्रजाति है। वो भी बहुत छोटे 6 इंच के 8 इंच के गमले में आराम से आ जाती है। इसकी खासियत एक ये है कि ये मल्टीपल फ्लावरिंग देती है। एक बार में आपको 4-5 आराम से मिलेगी। और दूसरी खासियत ये है इसकी, ये लगभग 12 महीना फ्लावरिंग देती है। ये ड्यूबेन की ये खास ये है और बहुत आसानी से मल्टीप्लाई हो जाता है, बहुत पौधे देता है ये। और इसको ज्यादा कुछ केयर की जरूरत नहीं है, ज्यादा न्यूट्रिशन की जरूरत नहीं है। राइट में आपको जो रंग बिरंगी थोड़े शेडेड दिख रहे हैं वो वनवेसा लिली वाटर लिली है। इसकी जितनी भी प्रजातियां है उसमें और इसके खुद के पौधों में एक खास खासियत यह है, मैजिकल पौधा बोल सकते हो आप इसको, कि ये कलर बदलता रहता है। टेम्परेचर के हिसाब से, पानी के हिसाब से इसके शेड अलग अलग रहते हैं। ऑरेंज से लेके पिंक, ब्लू, लाइट एकदम कलर, कुछ भी जैसी आपकी वहां पे पानी और हवामान की कंडीशन है उस हिसाब से थोड़े थोड़े कलर में इसमें बदलाव रहता है। ये भी ऐसी दूसरी प्रजातियां सुंदर है जो जिनको छोटे छोटे गमलों में लगा सकते हैं आप। ये राइट में है मिंत्रा बोल के एक बहुत ही सुंदर वैरायटी है जिसमें आप देख सकते हैं बीच की पॉलन एकदम डार्क कलर की है और छोटे छोटे बाजू के पेटल धीरे धीरे लाइट लाइट होते जा रहे हैं। अभी आते हैं, जैसे हमने लोटस में, कमल में हमने देखा कि हम ट्यूबर अलग अलग टाइप के बनते हैं, उससे हम उसका मल्टीप्लिकेशन करते हैं। ऐसा ये लिली का जो मल्टीप्लिकेशन है उसके लिए आप देख सकते हैं एक छोटी सी गांठ जैसा नीचे बनता है, किसी में पत्तों में से ही गांठ निकलती है।
तो पत्तों के गांठ में से जो बनते हैं वो कुछ विविपोरस होते हैं। ये दोनों प्रजातियों का मल्टीप्लिकेशन अलग अलग तरीके से होता है। तो आप देख सकते हैं कि इसमें आसानी से आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ये रूट पार्ट को आप अलग कर सकते हैं और दूसरे गमले में लगा सकते हैं। जब भी ये बहुत ज्यादा हो जाते हैं ना मल्टीप्लाई, तभी आपको अलग कर देने का, नहीं तो फूल आना बंद हो जाता है। आपको अभी कमल और वाटर लिली के बारे में काफी कुछ इसमें जानकारी दी गई है। कुछ भी आप सवाल रहेंगे तो चैट बॉक्स में डाल सकते हैं। अब हम कमल और वाटर लिली के अलावा के अलग जलीय पौधों के बारे में बात करते हैं। इनको तो शायद सभी लोग जानते होंगे और परेशान भी होंगे कुछ तालाब के और नदी के किनारे रहने वाले किसान, क्योंकि ये बहुत ही जंगली तरीके से उग जाता है, बट दिखता बहुत ही सुंदर है। ये सिर्फ छत की बागवानी की सुंदरता के लिए अच्छा है, बाकी तालाब के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा जल्दी बढ़ता है और हमारे बाकी के जलीय जीवों को बहुत नुकसान करता है। इसलिए किसानों के लिए ये डालने के लिए मैं बिल्कुल एडवाइस नहीं दूंगी। ये सिर्फ शोभा के लिए छत पे आप थोड़ा सा डाल सकते हैं। किसानों के लिए अगर ये बहुत बढ़ जाता है तो इसे आप वर्मी कंपोस्ट पिट में डाल दीजिए, बहुत अच्छा बायोमास बनता है ये। तो आपके खत के लिए ये बहुत अच्छा बनेगा, नहीं तो इसका वाइल्ड ग्रोथ बाकी की चीजों को भी बिगाड़ देता है। ये न्यूफर लुटिया बोल के एक अलग और प्रजाति है जलीय पौधों की। ये ना कमल में होता है और ना वाटर लिली में होता है, ये अलग प्रजाति है। आप देख सकते हैं जब ये खिलता है तब पीले कलर का होता है, एकदम आछा लेता है, फिर गहरा पकड़ते जाता है, गोल्डन येलो हो जाता है, सोने जैसा उसका कलर हो जाता है, और उसके बाद में वो वापस लाल कलर पकड़ता है और बाद में इस तरह का कलर दिखते हैं अपराइट साइड में, ऐसा हो जाता है। तो ये लगभग 8 से 12 दिन तक रहता है खिला हुआ फूल और हर दिन एक कलर बदलता है, तो बहुत सुंदर दिखता है। ये भी ऐसे एक अलग जलीय पौधा है जिसमें अभी जितने भी जलीय पौधे आएंगे वो सब अलग अलग प्रदेशों से, अलग अलग स्टेट से, कुछ भारत के बाहर के भी है, जिनमें आप देख सकते हैं कि फूलों के रंग बहुत सुंदर है। इसको मोजाइक बोलते हैं। आप देख सकते हैं कि उसके पत्तों की डिजाइन इतनी सुंदर है, जैसे मोजाइक का जो डिजाइन होता है टाइल का, शायद इसी में से लिया होगा। और इस पर बारिश के सीजन में ऐसे पीले हल्के फूल आते हैं, इस पर बहुत तितलियां आती है और इसका भी मल्टीप्लिकेशन बहुत फास्ट होता है। इसलिए ये तालाबों के लिए और किसानों के लिए नहीं है, ये सिर्फ जिन लोगों को छत की बागवानी करनी है सुंदरता के लिए, उसके लिए है। ये ऐसे छोटे टाइनी लोटस बोलते हैं, जिनको बेबी लोटस भी बोला जाता है। तो इस तरह से छोटे छोटे सफेद फूल आते हैं, ये भी शोभा के लिए बहुत अच्छे हैं। इस तरह से दूसरा ये सफेद फ्लैग और येलो फ्लैग का एक अलग जलीय पौधा है, ये भी बहुत ही सुंदर दिखता है और बारिश के सीजन में लगभग 3 महीने इसमें फ्लावरिंग बहुत अच्छी रहती है। ऐसे ये भी दूसरे कुछ जलीय पौधे हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे पौधे हैं, वक्त की कमी के कारण बहुत सारी स्लाइडें नहीं दिखा सकते। राइट में आप देख सकते हैं नीचे की तरफ जो छोटे छोटे पत्ते दिख रहे हैं आपको एकदम नीचे, वो ब्लैक मैजिक है। वो काफी, अगर आपको जगह मिले तो ये आलू के पान की तरह बहुत ही बड़े हो जाते हैं और जेट ब्लैक कलर के रहते हैं, थोड़ा उसका मखमली टेक्सचर हो जाता है, तो बहुत सुंदर दिखते हैं। जब भी हमारे पास बहुत सारा हरा हरा कहीं होता है तो पैच में बीच में हम लोग लैंडस्केपिंग के लिए इसको डाल सकते हैं। ऐसा ये जो ऊपर की तरफ आपको बड़ा पौधा दिख रहा है उसी स्लाइड में पत्ते में, वो थोड़ा कप का शेप लिए हुए है, अगर आपको दिखता है तो अच्छे से। और बारिश का पानी जब इसमें आता है तब इकट्ठा होता है, लगभग 1 से 1.5 कप पानी इकट्ठा हो जाता है इसमें। और जैसे पानी इकट्ठा होता है और बारिश हल्की बंद होती है, आपको बहुत सारी चिड़िया दिखेगी कि जो पत्तों की एज पे बैठ के वही पानी पीती है, नीचे गिरा हुआ पानी कभी नहीं पीती है। तो ये मुनिया बोल के एक प्रजाति है, सनबर्ड है, ये सब इसके पर आके पत्ते पे पानी पीते हैं। इसका नाम कॉफी कप है, क्योंकि ये कॉफी के कप जितना पानी भर लेता है और इस तरह का इसका शेप है। तो ऐसी अलग अलग कई प्रजातियां जलीय पौधों में भी है। ये एक है कॉइन प्लांट बोलते हैं जिसको, बोटुकोला। ये अगर आपको सबको पता होगा कि ब्राह्मी मंडूक पर्णी जिसको बोलते हैं, उसी की बराबर जलीय प्रजाति है, बराबर की है। औषधीय गुणों में लगभग दोनों समान गिने जाते हैं और इनका उपयोग डायबिटिक लोगों को खास
करते हैं, और हाई ब्लड प्रेशर जिनको रहता है, हाई शुगर में जब भी गोलियां बहुत खाता है तो प्रेशर हाई हो जाता है, उसका ये औषधीय इलाज है। ये पत्ते खाए जाते हैं, सलाद में भी काफी कम्युनिटी में यूज किए जाते हैं, और ये थोड़ा सा लैंडस्केपिंग के लिए भी बहुत अच्छा है, बहुत जल्दी फैल जाता है, इसको कुछ ज्यादा केयर की जरूरत नहीं है, दिखता बहुत सुंदर है। अब ये आप देख सकते हैं, इसमें एक चिड़िया छोटी सी कमल के पत्ते के पीछे बैठी है। जब बारिश आती है तो शेल्टर देने का काम भी कुछ जीवों को कर देता है कमल का पौधा, तो इसीलिए ये पवित्र पौधा मैं मानूंगी कि सभी लोग अपने पास एक दो तो कहीं ना कहीं लगाए। और इसी के साथ आज का हम लोग सेशन समाप्त करते हैं। आपके क्वेश्चंस हो जो है आप बता सकते हैं, कुछ और जानकारी चाहिए तो भी आप इनबॉक्स में डाल सकते हैं। मैं ये सेशन के लिए आप सभी लोगों का तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। नमस्ते। हेलो। हाँ दीदी, आवाज आ रही है। हाँ, अभी कमल के बीज कहाँ मिल रहे हैं, ऐसा एक किसी का, वैशाली मैडम का है कि बीज कहाँ से मिल सकते हैं। कमल के बीज अगर आपको कमल उगाने हैं तो किसी कमल उगाने वाले जो रहते हैं उन्हीं से लेने चाहिए, बिकॉज जो आपको बाजार में मिलते हैं उनसे सबके सब अनप्रोसेस नहीं होते हैं, तो शायद उसमें से नहीं उगे। आप ऑनलाइन भी ले सकते हैं, और या जिनको जानते हो कि जो कमल उगा रहे हैं उनके पास से भी ले सकते हैं। और अलग अलग प्रजाति की अलग अलग चीजें होती है। हर कमल जो मैंने वो बीज से नहीं उगता है, वो कुछ कमल सिर्फ ट्यूबर से ही उगते हैं। फिर और एक सवाल है फर्टिलाइजर ऑफ वाटर प्लांट बिगिनिंग में। तो फर्टिलाइजर के लिए ऐसा है, खत करने के लिए अपनी खेत की चिकट मिट्टी, तालाब की मिट्टी रहेगी तो बहुत ही बढ़िया है। उसमें लगभग आपका अगर 4 भाग मिट्टी, 1 भाग वर्मी कंपोस्ट, अच्छा किचन वेस्ट मत डालिए, सिर्फ नेचुरल वर्मी कंपोस्ट जो सूखे पत्तों से बनाया है खेत का वही लीजिए, और थोड़ी सी 1 मुट्ठी जितनी की खली, उतना मिक्स करके आप पहले वाला पॉट भर दीजिए। और एडिशनल खत में इसको बहुत जरूरत नहीं पड़ती है, पर फिर भी अगर चाहिए तो आप 2 महीने में 3 महीने में छोटी सी एक टेबलेट मिलती है ऑर्गेनिक, वो आप उसके नीचे रख सकते हैं, या वर्मी कंपोस्ट और नीम खत का डोज फिर से डाल सकते हैं। अगर और कोई सवाल है किसी का तो। शिव सर सवाल का देख लीजिए। शुभम जी सर। हेलो। शिव सर शायद नेटवर्क में नहीं होंगे, थोड़ा सवाल आप देख लीजिए। जी सुखविंदर जी, आपका सवाल, आपका हैंड रेज है, आप आपके सवाल पूछिए प्लीज। सुखविंदर जी, ये परमिशन दी जा रही है, आप सभी अपना माइक ऑन कर सकते हैं और आपके सवाल जवाब आपका परिचय देते हुए पूछेंगे। नमस्कार वीना जी। जी नमस्ते। मैं सुखविंदर सिंह, फतेहाबाद हरियाणा से हाँ जी। किसान हूं मैं, और मैडम मैं इसकी खेती करना चाहता हूं। इसकी हाँ जी। बिजाई का समय और इसकी बिजाई बीज से करें या ट्यूबर से लाके लगाएं, कैसे करें? ट्यूबर से स्टार्ट में करेंगे एक कनाल से स्टार्ट करूंगा मैं इसको। हाँ जी, ट्यूबर से करेंगे तो जल्दी हो जाएगा। डायरी दे दो। वो वहीं पड़ी है ना, आपकी डायरी में किधर है? नहीं नहीं बात। सर माइक जी। ट्यूबर से करेंगे तो बहुत जल्दी हो जाएगा। ट्यूबर से एक ही फायदा होता है कि आपको जो प्रजाति, जैसे हम ग्राफ्टेड वैरायटी करते हैं, ऐसा है कि हमको पता है कि ये कौन सा फल देने वाला है। अगर आप बीज करेंगे तो उसका
रिजल्ट श्योर नहीं रहता है आपका कि कौन सी प्रजाति होगी अल्टीमेटली। और दूसरा नहीं। बीज होने में फूल कभी कभी 2 साल भी हो जाते हैं। मैं वो ट्यूबर से कमल का ककड़ी जो सी जमीन में इसकी जड़ बनती, कमल ककड़ी और बीज के लिए करना चाहता हूँ। बराबर है, कमल ककड़ी के लिए ही मैं बता रही हूँ। आप कर सकते हैं, ट्यूबर से भी कर सकते हैं, बीज से भी कर सकते हैं। बीज से करेंगे तो आपको ज्यादा वक्त लगेगा और आप श्योर नहीं रहेंगे कि कौन सी है ये। जी। साइज वगैरह में अगर आप ट्यूबर से करते हैं तो जिस इसका लिया है फूल का, तो आपको श्योर यही प्रजाति है। ठीक है जी। तो इसके ट्यूबर मिलेंगे कहाँ से जी, अगर कमर्शियली मैं इसको करना चाहूँ तो? कमर्शियली आपको मैंने बताया, ऐसा इंदिरा गांधी विश्वविद्यालय है छत्तीसगढ़ में, वहां उसकी बहुत ही प्रॉपर खेती होती है। लगभग 150 एकड़ में इसकी खेती हो रही है। वहां ठीक है से जी। आप तपास करके मतलब आपको ट्यूबर मिल सकते हैं, या जो लोग भी कमल का ये करते हैं उनके पास ट्यूबर रहते ही है, तो वो सेल के लिए कभी कभी ऑनलाइन भी लेते हैं। नहीं, हमारे नजदीक में कहीं नहीं कोई कुछ इसके खेती कर रहा है। सिर्फ मार्केट में ककड़ी बिकनी आती है, वही देखी है आज तक। अच्छा अच्छा, हाँ हाँ, नहीं आप इधर से तपास करिए, नहीं तो बलराम आपको हेल्प करेंगे संदेश के थ्रू। ठीक है जी, हाँ जी। धन्यवाद। और इसकी बिजाई, अगर सीड बीज ना हो तो बीज की बिजाई का समय क्या है? बिजाई का समय आपको बारिश के 4 महीने पहले कर लेना है। हाँ जी। हाँ, उसकी बिजाई की थोड़ी टेक्निकल रहती है। आपने तालाब में ये कर दिया, उसके पहले ही अगर आप इसमें बाउल में कर लेंगे तो ज्यादा सक्सेस रेशियो रहता है। उसको हल्का सा उसके मुंह से घिसना रहता है एक रफ पेपर के ऊपर, उसके बाद में उसको पानी में डालिए तो जल्दी आता है। एक तरफ चोंच रहती है और एक तरफ हाँ, बढ़िया चिकना गोल रहता है। चोंच वाली साइड रगड़नी है या चिकने वाली साइड रगड़नी है? चोंच वाली साइड लगनी है आपको। ठीक है जी। और अगर मैं अब उसका बीज बोऊं तो मैं सक्सेस हो सकता हूँ कुछ उसके नहीं, प्लांट्स क्योंकि लेने? नहीं, क्योंकि अभी लगभग उस की सीजन भी समाप्त होने को आई है। 1 हाँ महीने जी। के अंदर वो डॉर्मेंसी में चला जाएगा। अच्छा, एक हमारे एरिया में छोटे छोटे, जिस तरह आपने एक फूल दिखाया था, वो छोटे कमल के फूल आते हैं हाँ, 1-1 सेंटीमीटर के, और उसकी जड़ में एक गांठ बनती है बराबर आलू के जैसी, बराबर है। तो वो उसका कोई अगर फायदा है? नहीं, आलू के जैसी गांठ बनती है ना, वो कमल नहीं है, वो वाटर लिली। तो वो हमारे खेतों में काफी उगता है, उसको तो हम हाँ, स्प्रे डाल के उसका खत्म कुछ, करते हैं। हाँ नहीं, उसका कुछ काम नहीं है। वो कुछ ठीक है, उपयोग में नहीं है, वो सिर्फ शोभा का है। वो वाटर लिली है, वो कमल नहीं है। ठीक है, हमारे खेतों में तो वो बहुत उगता है। हाँ हाँ, ठीक बराबर। है जी, धन्यवाद। जी। अच्छा, एक आपका नंबर दीजिए प्लीज। हाँ वो जी, आपको मैसेज बॉक्स में मिल जाएगा सुखविंदर जी, वो ठीक है मैसेज जी, बॉक्स में लिख दिया जा रहा है। धन्यवाद जी। अगला सवाल है श्री दशरथ नंदन पांडे जी का। सर आपका सवाल पूछिए प्लीज। आप माइक ऑन कीजिए सर, परमिशन दी गई है जी। हाँ जी, नमस्कार विनय जी। जी, हेलो। हाँ जी, हाँ जी, नमस्कार विनय जी। हाँ जी, बोलिए। हेलो, मैं हाँ जी दशरथ पांडे बोल रहा था। हाँ जी, बोलिए। मैं पूछना चाह रहा था कि हम इसको एजोला के साथ ले सकते हैं क्या? क्या ले सकते हैं? एजोला के साथ लगा सकते हैं क्या? शुभम, मुझे समझ में नहीं आया क्या। आप दशरथ सर कह रहे हैं कि एजोला के साथ ये कमल की खेती की जा सकती है क्या? हाँ हाँ, आराम से, एजोला आराम से। बेड में है ना? यस यस, आराम से की जाती है, पर अजोला बेड का अगर डेप्थ बहुत कम है तो कमल नहीं आएंगे। तो 1-1.5 फीट का होगा? हाँ चलेगा, 1.5 फीट 2 फीट जितना आपको कम से कम रखना पड़ेगा। जी जी। तो वो तो दिखने में भी अच्छा लगेगा, और उसके साथ अगर वो होगा तो एक प्रकार से मिक्सिड हो जाएगा, मिश्रित खेती हो जाएगी। बराबर। जी, थैंक यू। चैट बॉक्स में एक सवाल और है, शोकान जी महाराष्ट्र पूना से। हेलो। हाँ जी, बोलिए। ये चैट बॉक्स से एक और था मीना जी क्वेश्चन, शोकान जी हैं महाराष्ट्र पूना से। हाँ जी। वो पूछ रहे हैं कि रायपुर में कहाँ, कौन से गांव, कौन से संस्थान में खेती होती है, और टब में कितना पानी, मिट्टी और खाद होना जरूरी है, और अगर तालाब में या धान के खेत में कर सकते हैं क्या, और कर सकते हैं तो कैसे? धान की खेती में नहीं कर सकते हैं, क्योंकि धान के लिए जो आप फर्टिलाइजर करते हैं वो कमल को नहीं चलेगा, और कमल को पानी चाहिए, कि सिर्फ कीचड़ नहीं चाहिए। धान में आप बाद में पानी सूख जाता है, तो ऐसा नहीं ये है। और बाद में धान आप जब लगाते हो वो खेत में, तब जब पानी
पानी रहता है उसके बहुत पहले, मतलब 2 महीने पहले कमल की सीजन शुरू होती है, तो उसको तभी भी पानी भरा हुआ चाहिए। तो आपका धान की बिजाई का टाइम आता है उसके 2 महीने पहले हो जाता है, तो धान के साथ इसे नहीं डाल सकते आप, वो नहीं हो पाएगा। और दूसरा सवाल क्या था इनका पॉट के लिए, तो टब में डालने के लिए आपको मैंने बताया ऐसा खत मिट्टी का प्रोपोर्शन करके आपको आधा टब मिट्टी भरनी है और उसमें ट्यूबर्स रख देने हैं। अगर ट्यूबर्स से कर रहे हैं तो, अगर सीड से कर रहे हैं तो उसको 3-4 पत्ते बाउल में छोटे आने के बाद वो सीड को उसको ट्रांसप्लांट करते हैं। सीड ढकने जितना और ट्यूबर ढकने जितना मिट्टी ऊपर डालना है आपको, और उसके बाद में हल्के से छोड़ना है, और जब तक वो उसके ऊपर के पत्ते पानी को डूबे नहीं तब तक पानी डालना है। मान लो कि अगर सीड से आपने किया है, पत्ते की हाइट बहुत कम है और आपने पानी बहुत ज्यादा भर दिया तो पत्ते जल्दी ऊपर नहीं आ पाएंगे, तो आपको धीरे धीरे पानी बढ़ाना है जैसे जैसे पत्ते की हाइट बढ़ती है। ठीक। जी अर्चना लोहिया जी, आपका हैंड रेज है, आप सवाल पूछिए प्लीज। नमस्ते वानी जी, बीना हाँ जी। जी नमस्ते। मैम मैंने ट्राई किया था लोटस सीड से, पहले मैंने बोल छोटे जार में उगा के फिर उनको मिट्टी में सौंपा था, बट वही जो आप एल्गी की प्रॉब्लम बता रहे थे टब में पूरे हाँ। टाइम वो जम जाती थी। एंड सेकेंडली हाँ। हमारे जोधपुर में टेम्परेचर भी काफी हाई रहता है राजस्थान में जैसे, तो पूरे टाइम सन में रखना एडवाइजेबल है या नहीं, ये 2 क्वेश्चन थे मेरे। नहीं, पूरे टाइम सन तो इसको चाहिए ही, क्योंकि गर्मी टेम्परेचर ज्यादा इसको बहुत अनुकूल नहीं है। 35 डिग्री से ऊपर जाएगा तो इसको अनुकूल नहीं है, बट सनलाइट इसको सीधी चाहिए। मतलब आप बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है बोल के सनलाइट से दूर नहीं लेके जा सकते इसको, सीधी सनलाइट इसको जरूरी है। और जितना टेम्परेचर 22 डिग्री से 30 डिग्री में जहाँ रहता है वहां ये सबसे ज्यादा अच्छा ब्लूम करता है। और जैसे मैंने बताया कि आल्गी का प्रॉब्लम है, वो तो आपको हर वीक में निकालनी ही पड़ेगी, नहीं तो इसका ग्रोथ हाँ हाँ, नहीं तो वो पत्ते पे आल्गी इतनी चिपक जाएगी हाँ, कि वही हो गया था कि हर बार रिमूव करती थी लेकिन इतनी करना फास्ट बढ़ती थी एल्गी हाँ, कि सब पत्ते उसका सड़ने लग गए थे उसके। हाँ, यहाँ पर एक और कारण है, आल्गी बहुत ज्यादा बढ़ क्यों रही है, क्योंकि पोषण पूरा वाटर सॉल्युबल होता है, वो ऊपर आ जाता है, ऊपरी स्तर पर आ जाता है, क्योंकि आपकी मिट्टी रेतीली है। मिट्टी रेतीली नहीं होगी, चिकट मिट्टी होगी, लोमी सॉइल जिसको बोलते हैं। वही डाला था मैम मैंने, चिकनी मिट्टी जो होती है वो डाली थी मैंने। नहीं, लोमी सॉइल होगी तो न्यूट्रिशन ऊपर नहीं आएगा, तो वो ऊपर फ्लोट करने के लिए आल्गी नहीं बनेगी। जितना भी आप पोषण डालते हो वो अगर ऊपर आ रहा है तो आपको और एक काम करने का कि पानी बदलते रहने का हर 2 दिन में। अच्छा। तो धीरे धीरे ऊपर के वाटर सॉल्युबल जितने न्यूट्रिशन होंगे ना वो थोड़े खत्म हो जाएंगे, तो आल्गी जल्दी फॉर्म नहीं होगी। ओके। हाँ, तो हमें वाटर लिली सीड से उगाना बेहतर है या प्लांट लाके मैम? वाटर लिली सीड्स से आप नहीं उगा पाएंगे, ज्यादातर सीड्स आपको मिलेंगे ही नहीं, बिकॉज उसको कलेक्ट करना थोड़ा मुश्किल होता है। वो पानी में अपने आप ही कली बंद हो जाती है और गिर जाते हैं उसके। हाँ। और जो नोड बोलती है गोल, बहुत आसानी से मिलती है, तो उसी से बहुत जल्दी आ भी जाते हैं। अच्छा, और कई लोग बोलते हैं कि उसमें साथ में फिशेस डालनी चाहिए ताकि वो एल्गी को खा जाए, तो ऐसा कोई भी वाटर बॉडी रहेगा तो उसमें गप्पी फिश जरूर डालिए, चाहे टब हो चाहे मिट्टी का बर्तन हो या तालाब में और वगैरह में तो अपने आप में होती ही है, क्योंकि वो आल्गी का ग्रोथ और थोड़ा दूसरा जो भी लार्वा है जो चीजों के अलग अलग उनका ग्रोथ कंट्रोल करता है। अच्छा, तो मतलब आपने भी जैसे टेरेस पे कर रखा है तो डाल रखी है गप्पी हाँ फिश? हाँ, हर एक टब में गप्पी फिश है। ओके, थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू। मोस्ट वेलकम। एक कैलाश शर्मा जी का प्रश्न है, वो पूछ रहे हैं कि हाउ टू फर्टिलाइज वाटर पॉट इन द बिगिनिंग। वाटर पॉन्ड, हाँ, जब अपन बीज लगाएंगे ना। हाँ हाँ, नहीं आपकी अगर नेचुरल वाटर पॉन्ड है, नेचुरल खत की मिट्टी डाली हुई है, खेत की चिकट मिट्टी, तो उसको स्टार्टिंग में फर्टिलाइज मत करिए, क्योंकि स्टार्टिंग जब भी उसकी ग्रोथ है, अगर बिजाई से कर रहे हैं तो फर्टिलाइजर ज्यादा होगा तो उसकी ग्रोथ स्टंट हो जाएगी और पत्ते जलने लगेंगे। उसको धीरे धीरे फर्टिलाइज करना है, जब भी उसका एरियल लीव पानी को छोड़ के बाहर आए
तब उसको फर्टिलाइज करना है। मैं कोई भी चीज में कोई केमिकल आज तक डाली नहीं हूँ, इसलिए मैं वो ऐसी कोई एडवाइस दूंगी नहीं। मुझे एक्चुअली पता भी नहीं है कि केमिकल में क्या डालते हैं, और मैं डालती नहीं हूँ, मैं एडवाइस भी नहीं दूंगी। हम वाटर सोर्स से खेल रहे हैं तो हो सके उतना जहर ना डाले तो बेहतर होगा। थोड़ी कम कमाई होगी तो चलेगा, पर ऐसा जहर ना डाले तो सबसे बेहतर होता है। इसमें आपने देखा होगा सबसे गंदे पानी में जहाँ बहुत भैंसे गाय रहते हैं तो वहां पे कमल बहुत अच्छा आता है। तो उसका रीजन है कि गौमूत्र और गोबर से ज्यादा बेहतर कोई खत हो ही नहीं सकता। कुछ और पूछना चाहेंगे? ये मोहित किराडे जी का सवाल है कि कमल के फूल की मार्केटिंग कैसे करें। कमल के फूल के मार्केटिंग के लिए आपको नजदीक का कोई भी फूल बाजार ढूंढना है। जैसे अगर महाराष्ट्र में, मैं बम्बई में रहती हूँ, तो दादर मार्केट सबसे बड़ा है, वाशी मार्केट सबसे बड़ा है। तो वहां पे बल्क में सुबह 4 बजे वो फूल की कलियां ले लेते हैं वो लोग। लगभग 10 बजे तक उनके बिक जाते हैं, क्योंकि मंदिरों के उनके पूरे कॉन्ट्रैक्ट रहते हैं कहाँ कहाँ जाता है वो। तो आपको मेन फ्लावर मार्केट में ले लेना है। अगर आप छूटक खेती करना चाहते हैं और आप डायरेक्ट सेल करना चाहते हैं, ऑनलाइन सेल कर सकते हैं। फेस्टिवल के टाइम पे, खासकर गणपति का होता है या नवरात्रि का समय होता है, देवी दुर्गा पूजा का समय होता है, वो टाइम में सबसे ज्यादा इसकी बिक्री होती है। 10 रुपए से 100 रुपए की तक की फेस्टिवल के टाइम पे इसके डिमांड रहती है। जी बहुत धन्यवाद आपका। अभी चैट बॉक्स में सवालों का जो दौर है वो खत्म हो चुका है। आप में से किसी के भी कोई सवाल हो तो आपके परिचय को रखते हुए इसमें रखें, या फिर हम अपनी इस आज की जो परिचर्चा है इसके अंतिम दौर में बढ़ रहे हैं। आप में से किसी का भी कोई सवाल हो तो आपका स्वागत है, आपका परिचय दें और आपके सवाल को रखें। नमस्कार वीना दीदी, मैं खंडवा से वैशाली बोल रही हूँ। जी नमस्ते। और दीदी मेरा ये क्वेश्चन है कि जैसे आजकल जो फार्मर्स है अपने खेत के अंदर ही फिश फार्मिंग कर रहे हैं, बड़े बड़े पॉन्ड बना के, तो क्या उसमें हम लोग लोटस की खेती साथ में कर सकते हैं? कर सकते हैं, पर डिपेंड करता है आप कौन से फिश की प्रजाति की फार्मिंग कर सकते हैं। काफी फिश है वो लोटस के ट्यूबर्स और क्राउन्स खा जाती है। वो देखना है पहले कि आप कौन सी प्रजाति की फिश फार्मिंग कर रहे हैं। और दूसरा, अगर आप फिश फार्मिंग कर रहे हैं तो आपको नेट डाल के जब फिश निकालनी है तब ये लोटस की फार्मिंग आपको दिक्कत देगी। ओके। नॉर्मली फिश फार्मिंग करते हैं वहां लोटस साथ में फार्मिंग नहीं होती है। जबकि बहुत ही बड़ा तालाब हो तो लोटस किनारे पे लेते हैं आप और बीच में फिश फार्मिंग कर सकते हैं। जी दीदी, थैंक यू दीदी। वेलकम। एक प्रश्न मेरा था। हाँ जी बोलिए। कि मोती पालन के लिए जो पॉन्ड है उस पे क्या हम कमल की खेती भी साथ में कर सकते हैं? किसके पॉन्ड के लिए? ये मोती पर्ल कल्चर के लिए। पर्ल का, हाँ हाँ। क्या उसके साथ में कमल की भी खेती की जा सकती है, क्योंकि दोनों का टाइमिंग अलग अलग है, ऐसा कुछ? आइडिया नहीं है। मोती के खेत, हाँ मोती के फार्मिंग के साथ मुझे आइडिया नहीं। पर्ल फार्मिंग में कर सकते हैं सर। हाँ फिश की क्योंकि प्रजाति के जी 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 बोलिए जी बोलिए। मोती के लिए जो फिश है वो उसको कमल के जो, क्योंकि कमल की ग्रोथ बहुत ही डेंस हो जाती है आफ्टर 11 मंथ्स, तो वो बाद में फिश के लिए कितना दिक्कत करती है, क्योंकि आपको छीप के लिए बनाना है। छीप कितनी नीचे तक पहुंचता है वो सब थोड़ा देखना पड़ेगा, क्योंकि इसके बारे में मुझे आइडिया नहीं है। जी 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 मेरे ख्याल से हम आज अपने सवालों की एक पूरी श्रृंखला पूरी कर चुके हैं और हमारे सभी श्रोताओं के सम्मुख कोई नया सवाल नहीं है। तो मैं डॉक्टर देवेंद्र प्यासी सर से आग्रह करूंगा कि आज की परिचर्चा को अंतिम स्वरूप की तरफ बढ़ाने के लिए अपना योगदान दें सर। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद शुभम जी। आज का हमारा जो वेबिनार है वो निश्चित रूप से
एक हमारा नया टॉपिक था और बहुत कम तैयारी के साथ ये टॉपिक की शुरुआत की। तो क्योंकि कमल की और वाटर लिली की बहुत समय से ये प्रश्न आ रहे थे हमारे बीच में, और हमारे पास क्योंकि आदरणीय दीदी समूह से विगत 3 सालों से जुड़ी हुई हैं, तो इनसे बेहतर विशेषज्ञ हमारे पास उपलब्ध था ही नहीं, और ना ही ऐसा कोई विशेषज्ञ मिल पाएगा जो इस जॉब को जस्टिफाई कर सके। मेरा ऐसा मानना है कि निश्चित रूप से बहुत ही अच्छे बेहतर तरीके से दीदी ने आज के इस जलीय पौधों की सफल बागवानी में हमारे कमल को और वाटर लिली को बहुत ही अच्छा जस्टिफाई किया है। किसानों की संख्या थोड़ा आशानुरूप कम रही है, लेकिन किसानों का प्रतिनिधित्व तो बहुत अच्छा मिला है। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, हरियाणा, पंजाब, बिहार, राजस्थान और गुजरात, इन 9 राज्यों के किसानों का प्रतिनिधित्व तो आज समूह को आज इस वेबिनार में मिला है। मैं उन सभी जो है सम्मानित किसानों का, विशेषज्ञों का धन्यवाद करता हूँ। साथ ही धन्यवाद करता हूँ कृषि विज्ञान केंद्र से जुड़े सभी जो है होम साइंस या न्यूट्रिशन के एक्सपर्ट का, जो वर्तमान में किचन गार्डनिंग की ओर जो है से महिलाओं की समृद्धि और आत्मनिर्भर बनाने के मिशन पर कार्यरत हैं। मैं उन सभी विशेषज्ञों को बताना चाहूंगा कि आने वाले दिनों में विस्तृत रूप से किचन गार्डनिंग के मैं अनुरोध करूंगा विनताई से कि वो सभी हमारे जो कृषि विज्ञान केंद्रों के विशेषज्ञ हैं उनको, क्योंकि आपके पास जो है वो अनुभव है, बहुत ही बड़ी डाइवर्सिटी पे आप काम कर रही हैं और वर्षों से काम कर रही हैं, और हमारे जो अधिकांश विशेषज्ञ हैं वो नए लोग हैं, उन्होंने जो है इतना बड़ा देखा नहीं है। तो मैं आग्रह करूंगा कि आने वाले समय में कृषि विज्ञान केंद्र के हमारे वैज्ञानिकों के लिए किचन गार्डन में क्या क्या जो है पोषक तत्वों की उपलब्धता के आधार पे कौन कौन सी फसलों का चुनाव करें, उनकी प्रजातियां क्या होनी चाहिए और उनमें उपलब्ध पोषक तत्वों को कैसे उपयोग करें कि हमारी महिलाओं में, हमारे जो ग्रामीण महिला हैं उनमें पोषक तत्वों की पूर्ति के साथ एक व्यावसायिक रूप ले सके और हमारी गांव की महिलाएं जो है आत्मनिर्भर बन सकें। इन्हीं सब बातों के साथ मैं सभी वैज्ञानिकों का, टीम बलराम का और अंत में आदरणीय ताई का जो है हार्दिक धन्यवाद देता हूं कि बहुत कम समय में उन्होंने हमारे आग्रह को, हमारे अनुरोध को जो है स्वीकार किया और आज समूह के किसानों के लिए बहुत ही अनुकरणीय जो है जानकारी दी, जिससे मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले समय में मैं स्वयं भी इस प्लान के साथ में हूं कि हमारे पास 2 छोटे छोटे पॉन्ड हैं और उसमें क्या इसकी संभावनाएं बन सकती हैं। अगर ऐसा कुछ कर पाया तो अपने आप में एक उपलब्धि होगी और इसके लिए मैं आपसे हमेशा टच में रहूंगा। मैं सभी का धन्यवाद करता हूं और आभार प्रदर्शन के लिए आमंत्रित करता हूं आदरणीय धीरज भैया का, और अनुरोध करता हूं धीरज भैया से कि आज की हमारी मुख्य वक्ता श्रीमती वीणा ताई जी का धन्यवाद करने के लिए। धीरज भैया, धीरज भैया, धीरज भैया, जैसा कि मुझे जानकारी है धीरज भैया रास्ते में है, शायद उनका जो है नेटवर्क नहीं है, वो जो है उत्तर प्रदेश से नागपुर के रास्ते में है। मैं आमंत्रित करता हूं हमारे समूह के जो है मार्गदर्शक, प्रेरणा स्रोत और जिनके मार्गदर्शन में हमारा समूह संचालित है, टीम बलराम संचालित है। टीम बलराम उनके आदेशों और निर्देशों के अनुरूप कार्य कर रही है। आदरणीय राजेंद्र चौरे साहब का आभार प्रदर्शन के लिए। चौरे सर।
हेलो शुभम जी। सर हाँ हाँ सॉरी मेरा स्पीकर बंद था, माइक बंद था। ठीक है, हेलो, बोलिए। हाँ जी, आज का मैं विशेष आभार प्रकट करता हूँ श्रीमती वीणा राव जी के प्रति, जिन्होंने इतने कम समय में इतनी अच्छी प्रेजेंटेशन तैयार करके हम सबके समक्ष रखी और सारे किसानों के और सुनने वालों के उन्होंने क्वेश्चंस का जवाब भी दिया अच्छी तरह से। और इतने कम समय में इतने अच्छे उद्बोधन के लिए मैं व्यक्तिगत रूप से और बलराम संदेश की टीम की ओर से आपका आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद। शुभम जी। जी सर। सर तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आज के लिए आपका सहयोग हमारा बहुत उत्साहवर्धन करता रहेगा और आज की परिचर्चा को हम यहीं विराम देते हैं। विशेष आभार श्रीमती वीणा राव जी, बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि, जय बलराम। शुभ रात्रि।